दोस्तों, साक्षी घबराई हुई जमीन पर बैठी रहती है। साक्षी के चेहरे पर घबराहट होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा होता है। साक्षी अभी कुछ सोच ही रही होती है कि आखिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाती, जब वो नजरें उठाकर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि आज साक्षी के साथ पहली बार वो सब कुछ होने वाला था जो कि एक लड़की के साथ शादी की पहली रात होता है। लेकिन यहाँ साक्षी एक कमरे में कैद रहती है। वो एक कमरे में बंद रहती है जहाँ ना एक खिड़की रहती है और ना ही हवा आने के लिए कोई सुराख रहता है। चारों ओर लंबी ऊंची दीवारें रहती हैं। अब ऐसे में साक्षी, जिसके चेहरे पर शिकन रहती है, घबराहट रहती है, उसे प्यास लगी रहती है, लेकिन साक्षी जिसे पानी भी नहीं मिल रहा था। वो करती तो क्या करती। वो जमीन पर बैठी केवल अपने भाग्य को कोस रही होती। लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला था वो उसे पूरा जीवन चाह करके भी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि आज साक्षी के साथ वो सब कुछ पहली बार होने वाला था। क्योंकि इससे पहले कभी भी साक्षी ने वो सब कुछ नहीं किया था। इसे एक रस्म कहते हैं। वही रस्म साक्षी के साथ होने वाली थी कि जब लड़की के साथ पहली बार वो सब कुछ होता है, उसके बहुत से खरीदार होते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो लड़की सौंप दी जाती है। ऐसे कुछ साक्षी के साथ होता है। लेकिन हैरानी की बात तब हो जाती है कि खरीदार कोई और नहीं रहता है, बल्कि साक्षी के अपने पिता रहते हैं। अब जैसी साक्षी अपने पिता को देखती है तो और ज्यादा परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद साक्षी के पिता आशुतोष साक्षी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। साक्षी आशुतोष से काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि वो उनकी बेटी है। लेकिन इसके बावजूद आशुतोष साक्षी की एक नहीं सुनते। वो साक्षी से कहते हैं कि उन्होंने 1.5 लाख रुपए उसके लिए दिए। अब इसमें उनकी क्या गलती। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर उनकी बेटी साक्षी। अब ऐसे में वो करे तो क्या करे, उन्हें अपने पैसे वसूल लें। अब साक्षी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर आशुतोष साक्षी के साथ स्वर्ग की सैर करने लगते हैं। ये स्वर्ग की सैर सुबह तक चलती है। इसके बाद आशुतोष साक्षी के पिता वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब नए नए लोगों का, नए नए ग्राहकों का आना शुरू हो जाता है। उस बंद कमरे में ना जाने कितने लोग साक्षी के साथ वो सब कुछ करते हैं। साक्षी जो अपने भाग्य को कोसती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है कि वो करे तो क्या करे। अब ऐसे में साक्षी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि साक्षी जिसे ना तो खाना दिया जाता है और ना ही पानी दिया जाता है। केवल रात में साक्षी को 2 रोटी, 1 गिलास पानी और पीने के लिए डाल दी जाती है। वाला ऐसे में एक लड़की कैसे हष्टपुष्ट रह सकती है, जबकि उसके साथ इतने समय से लगातार वो सब कुछ हो रहा है। साक्षी, जिसकी केवल अब सांसें चल रही थी, उसे लगता था इससे अच्छा है, ऐसे जीवन से अच्छा है कि उसकी मृत्यु हो जाए। साक्षी अपने लिए मृत्यु मांगती थी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले भी कभी कभी इतने दयनीय हो जाते हैं कि वो मृत्यु भी इतनी आसानी से नहीं देते। साक्षी को लगता है कि उसने जो कुछ भी किया ये उसके कर्मों की सजा है। साक्षी इसे अपना कर्म मान करके उस जगह पर, उस बंद कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, वो वहाँ पर रह रही होती है और अपने भाग्य कोस रही होती है। लेकिन साक्षी को यह नहीं पता था एक दिन वो इस 4 दीवारी से बाहर निकलेगी। अब ऐसे ही रोज की तरह साक्षी के कमरे में नए नए लोगों का आना जाना शुरू रहता है। तभी उनमें एक ऐसा लड़का रहता है जिसे साक्षी पर दया आ जाती है। वो साक्षी से कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं है। साक्षी कहती है कि नहीं, हमें तो यहाँ पर धोखे से लाए गए हैं, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं। अब जैसे वो लड़का सुनता है तो कहता है कि हमारी बहनें हैं,
क्या हम आपकी किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं? साक्षी कहती है, आप अगर हमें यहाँ से निकाल दें तो फिर मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। लड़का कहता है कि यहाँ से आपको निकालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। साक्षी के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, एक हल्की सी मुस्कुराहट जिसके सहारे साक्षी अब जीने लगती है। ऐसे ही 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। 1 हफ्ते बाद वो लड़का दोबारा आता है। साक्षी पूछती है, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज पाए? लड़का कहता है कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। साक्षी कहती है कि क्या आप पुलिस के पास नहीं जा सकते? वो लड़का कहता है कि देखिए, आपको तो पता है कि यहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी मिले होते हैं, सबकी मिली भगत होती है। ऐसे में मुझे नहीं पता कि कौन सा पुलिस वाला सही है, कौन सा पुलिस वाला इन लोगों से मिला हुआ है। साक्षी के चेहरे पर दोबारा उदासी आ जाती है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम सुजीत रहता है, सुजीत साक्षी से कहता है कि देखिए, मैंने आपसे वादा कर लिया है। अब जब एक बार मैंने वादा कर लिया है तो ऐसे में चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए, मैं आपको इस दलदल से निकाल कर रहूंगा। सुजीत साक्षी को बहुत समझाता है। सुजीत के समझाने पर साक्षी चैन की सांस लेती है। उसे विश्वास हो जाता है सुजीत पर कि सुजीत उसे वहां से जरूर निकाल लेगा। इधर सुजीत महिला आयोग की त्रिपति जी से मिलता है। त्रिपति जो ऐसी जगह से लड़कियों को निकालने का काम किया करती थी। अब जैसे त्रिपति ये सुनती हैं तो वो सुजीत से कहते हैं कि देखो सुजीत, हम पूरी कोशिश करेंगे उस लड़की को वहां से निकालने की, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा पूरा सहयोग करना हो। सुजीत कहता है कि मैडम त्रिपति जी, मैं हर सहयोग हर प्रकार से करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चला जाए, मैं उस मासूम लड़की को वहां से निकाल कर रहूंगा। त्रिपति जब सुजीत का ऐसा विचार देखती हैं तो वो बहुत खुश होती, कहती हैं अगर ऐसे ही सारे लड़के हो जाए तो फिर ऐसी जगह पर मासूम लड़कियां कभी भी ना फंसेंगी। इसके बाद त्रिपति अपनी एक टीम गठित करती हैं और वहां से साक्षी को निकालने के लिए कोशिशें करने लगती हैं। वो सुजीत से पूछती है कि त्रिपति किधर है, किस साइड है और किस कमरे में है, क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ रेड डालने जाते हैं तो लड़कियों को वहां पर ऐसी जगह छुपा दिया जाता है जहाँ से वो लड़कियां हमें नहीं मिलती। सुजीत कहता है कि मैडम, जो सबसे पीछे वाला कमरा है, कमरा नंबर 4/5, वहीं पर साक्षी को रखा गया है। अब जैसे त्रिपति ये सुनती है तो कहती है ठीक है, आज रात हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर रेड करेंगे। इसके बाद सुजीत त्रिपति मैडम के कहने पर साक्षी के कमरे में चला जाता है ताकि कोई और साक्षी के कमरे में ना हो। अब जैसे रात का 11 साढ़े 11 बजता है, त्रिपति अपनी पूरी टीम लेकर के रेड मारने वहां पहुंच जाती है। सारे कमरे की खुजैया होती है बारी बारी से, और 3/5 कमरे तक जब वो पहुंचती है तो ना जाने कैसे जो वहां की मालकिन रहती उसे भनक लग जाती है। वो साक्षी और उसके साथ सुजीत दोनों को ही वहां से हटा देती है। अब दोनों उस कमरे में नहीं रहते। त्रिपति जैसे इस कमरे में पहुंचते ही कमरा खाली देख करके सन्ने रह जाते। वो ये भांप लेती हैं कि इन लोगों को कैसे न कैसे करके भनक लग गई थी। अब त्रिपति खाली हाथ वहां से वापस लौटती हैं, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाती हैं। उन्हें नींद नहीं आती कि ना जाने उस लड़की साक्षी के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, अब वो कहाँ किस हाल में। त्रिपति सुबह होने का इंतजार करती। सुबह होती वो फिर से वहां जाती, उस लड़की को खोजती है, लेकिन साक्षी कहीं भी नजर नहीं आती। अब इसकी बात वो सुजीत के नंबर पर फोन भी लगाती, लेकिन सुजीत का नंबर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब त्रिपति के लिए ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक मासूम लड़का एक मासूम लड़की दोनों ही लापता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो अपने सूत्रों से पता करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ना तो सुजीत का और ना ही साक्षी का कुछ पता चल पाता है। उन्हें माजरा है कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसलिए वो वहां की मालकिन को थाने लेकर के आती है और वहां पर उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि कमरा नंबर 3/5 जो लड़की थी उसके साथ जो लड़का था उसको तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है। मालकिन कहती है कि देखिए तिरुपति मैडम, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम आपको ये साफ बता रहे हैं कि ना तो हम उस लड़की को जानते ना ही उस लड़की को जानते। अब इसके बाद तिरुपति मैडम अच्छे से उस मालकिन की धुलाई कर देती।
जब मालकिन सच बताना शुरू करती है तो तिरुपति के होश उड़ जाते हैं। मालकिन कहती है कि मैडम, जिस लड़के की आप इतनी तारीफ कर रही हैं, जिस लड़के का इतना पक्ष ले रही हैं, वो हमारा ही लड़का है और वो यहाँ से लड़कियों को दुबई ले जाता है और वहाँ पर अच्छे दामों में उन्हें भेज देता है। हो सकता है साक्षी के साथ भी वही हुआ। साक्षी जिसे सुजीत दुबई लेकर के गया या अरबियों के उसे हवाले कर दिया। आगे हम कुछ भी नहीं बता सकते। तिरुपति अपनी पूरी टीम लेकर के आनंद फानंद में एयरपोर्ट पहुंचती है। जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो साक्षी सुजीत के साथ लाइन में खड़ी रहती है दुबई की फ्लाइट के लिए। वो लोग वहीं से सुजीत को साक्षी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सुजीत से पूछताछ होती है, लेकिन सुजीत के पास तिरुपति मैडम के सवालों का जवाब नहीं रहता। तिरुपति मैडम कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लड़के जो भोले भाले चेहरे के पीछे एक दानव होते हैं, ऐसे ही दानव जिनकी वजह से मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसके बाद तिरुपति मैडम एक पूरी फाइल तैयार करती है सुजीत के खिलाफ कि सुजीत वहां से लड़कियों को लेता है और फिर उन्हें दुबई भेज देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसके बाद फाइल तैयार होती है, FIR दर्ज होती है सुजीत, जिसे 10 से 12 सालों की सजा होती है। अब वो जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। इधर तिरुपति मैडम साक्षी से पूछती है कि उसका घर कहाँ है, वो उसे उसके घर छोड़ देंगी। साक्षी तिरुपति मैडम के गले लग जाती है और उनसे लिपट करके पूरी बात बता देती है और रोते हुए कहती है कि मैडम, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी। मेरे सौतेले पिता जिनका नाम आनंद है, मेरी माँ ने मेरे पिता के देहांत के बाद उनसे शादी कर ली थी। शुरू में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी का देहांत हो जाता है तो मेरे सौतेले पिता आनंद मेरे साथ गलत चीज़ें करने लगते हैं। मैं अपने सौतेले पिता आनंद से बहुत परेशान हो जाती हूँ। एक तरफ मेरे सगे पिता जो मुझे बहुत मानते थे, मुझे अपने सर आँखों पर बैठा कर रखते थे, मुझे बहुत दुलार करते थे। हमारा एक हंसता खेलता परिवार था, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारा एक भाई और हम। लेकिन अचानक एक दिन मम्मी को फ़ोन आता है कि हमारे पिता का कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद मम्मी बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे घर में एक हमारे पापा ही कमाने वाले थे। अब ऐसे में मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो गाँव के ही एक व्यक्ति से शादी कर लेती हैं। शुरू में तो हमारे सौतेले पापा, जिनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में वो मम्मी के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं और फिर मुझ पर वो बुरी नज़र रखते हैं। लेकिन जैसे ही मम्मी इस दुनिया से चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे सौतेले पापा आनंद कुमार मेरे साथ बुरा करने लगते हैं। इसलिए मैं अपने पापा के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं घर से भाग जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाऊँगी, ऐसे दलदल में आ जाऊँगी जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँच जाती हूँ जहाँ मुझे कैद करके रखा जाता है, वहाँ पर एक खिड़की भी नहीं। जैसे ही मेरी मम्मी का देहांत हो जाता है तो मेरे पापा ऐसी जगहों पर जाने लगते हैं ताकि उन्हें वो सब कुछ मिल सके जो मेरी मम्मी उन्हें दे रही थी। इसे मेरा दुर्भाग्य ही कहिए कि मैं अपने सौतेले पिता से यहाँ भी मिल जाती और फिर मेरे सौतेले पिता कमरे में आते हैं और फिर मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं। मेरे सौतेले पापा को भी नहीं पता था कि जिस लड़की की वो बोली लगा रहे हैं वो उनकी सौतेली बेटी होगी। ये हम दोनों का दुर्भाग्य ही था। जैसे तिरुपति मैडम ये सुनती हैं, उनकी आंखें भर आते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है साक्षी, अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अब से हमारे साथ रहोगी। हम तुम्हारे भाई को भी तुम्हारे सौतेले पिता के यहाँ से ले आते हैं। अब तुम और तुम्हारा भाई अब हमारे साथ रहोगी, हमारे छत्र छाया में रहोगी। हम तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, तुम और तुम्हारा भाई स्कूल पढ़ने जाओगी। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। साक्षी तिरुपति मैडम के गले लग करके रोने लगती है। मैडम कहती कि देखो, जो कुछ भी तुम्हारे सौतेले पिता ने किया, जो कुछ भी वहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ और जो कुछ भी सुजीत ने तुम्हारे साथ किया, वो सब कुछ तुम भूल जाओ, अपने जीवन की शुरुआत करो। अब हंसी खुशी साक्षी अपने भाई के साथ तिरुपति मैडम के घर पर रहने लगती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी प्लीज राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।